हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा सैनिटरी ऑफिसर का। तो यहाँ पर मैं आप लोग के सामने एक और अपनी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने उन क्वेश्चंस की डिटेल दी है जिसको मैंने क्वेश्चंस बुकलेट सीरीज बी में जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में कोड किया है सैनिटरी ऑफिसर के एग्ज़ाम में, जो कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने दिखा बताया कि मैंने कैसे 10 क्वेश्चन जो कि क्लेम किए हैं पेपर वेस्ट पेपर 2 में, ओके, उनके बारे में है, और भी 2 क्वेश्चन जो कि बाकी बच्चे क्लेम कर सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से पिछले वाले में पेपर 2 में हुआ है, और ये जो पेपर 1 हुआ है जनरल स्टडीज में, इसमें मैं 3 क्वेश्चंस को क्लेम कर रहा हूँ। तो उसकी मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने क्लेम किए। तो सबसे पहला बुकलेट सीरीज बी थी और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके। ये वही गल्फ कंट्रीज वाला क्वेश्चन है जिसपे काफी प्रॉफिट के रिमार्क पे किसने ओपनली क्रिटिसाइज किया था। तो यहाँ पे देखो, गल्फ कंट्रीज ओपनली क्रिटिसाइज द रिमार्क ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सभी गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज का मतलब सिर्फ कोई एक कंट्री नहीं है। कुछ लोग उसमें कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में ओमान ने या यूएई ने खास तौर पे उसका नाम लेते हुए उसने सपोर्ट किया था। देखिए, अब इसको समझने का ना एक मतलब कई इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो सभी कंट्रीज ने, जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, उन सब ने क्या किया था कि रिजेक्ट किया था। ओके। और पब्लिकली उन्होंने मतलब सबको जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहाँ पर, इंडियन एम्बेसीज है वहाँ पे, सबको कॉल किया था और सबको लेटर लिखा था। लेकिन उसके जस्ट बाद एक विजिट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएई के में। ओके। तो वहाँ पर लोगों ने मतलब वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे, वहाँ पे लोगों ने कोशिश की कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट में धरना देते हैं, या वहाँ पर इस बात के लिए फटकार लगाई जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि आपके कंट्री में ऐसा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के। तो वहाँ पर सभी गल्फ कंट्रीज ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वी आर हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट हैज बीन टेकन बाय देम। तो मोर और लेस लगता है कि ये इंस्टेंस अगर आप बाद में देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज ने वो उन्होंने ठीक है, हमारे एम्बेसीज में सबको बुलाया, लेटर लिखा, बाकी सारी बातें की, लेकिन उसके बाद वो उस मुद्दे को छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो आप इस इंसिडेंस को भी सपोर्ट की तरह से देख सकते हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंस हुआ था तो एक न्यूज़पेपर में भी काफी ज्यादा थी, गल्फ कंट्रीज ने उस टाइम तो सबने विरोध किया इसका, है कि नहीं? एंड दे डिमांडेड एक्शन, दे डिमांडेड मोर एक्शन। लेकिन यूएसए की एक स्टेटमेंट थी कि यूएसए रिमेन कॉशन्ड एंड सपोर्टेड इंडिया बाय सेइंग वी कंडेम द ऑफेंसिव कमेंट made by two BJP officials, and we are glad to see that the party publicly condemns those comments। तो ये मतलब आप इसको भी कह सकते हैं, इनके भी स्टेटमेंट सपोर्टिव ही थी। ओके। इन्होंने इन्होंने भी एग्जैजरेट नहीं किया, यूएसए वालों ने भी। तो इस चीज को मैंने कोट किया कि, और मैंने कहा कि अगर आप देखिए इंसिडेंट्स की अगर बात करेंगे तो यूएसए ने भी सपोर्ट तो किया ही है। ओके। तो मैंने अपना बी रिकमेंड किया है। अब इतनी ज़्यादा डिटेल में, पहले तो सभी गल्फ कंट्रीज खुलकर ऑपोजिशन में ही थी उसके, तो इस वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एक 112th क्वेश्चन है, जो कि खास तौर पे जिसमें क्वेश्चन था कि मेटल्स इन कंबाइंड फॉर्म आर कॉल्ड। अब देखिए, ये सोर्स लिया है मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 12th केमिस्ट्री का। तो कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। रेफरेंस, अब आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड है। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे तो मेटल है। तो मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स भी बोला जा सकता है। ओके। सो द मेटल इन कंबाइंड स्टेट विल ऑलवेज बी कॉल्ड अ कंपाउंड। लेकिन मिनरल्स जो आंसर दिया हुआ है, मिनरल्स हमेशा मेटेलिक नहीं होते हैं। मिनरल्स का मतलब है एनीथिंग दैट इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। हर वो चीज जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलती है, दैट इज मिनरल। ओके। अब मिनरल्स मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। जैसे कार्बन को सल्फर, गोल्ड, ये सारी चीजें भी होंगी। मिनरल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स आर मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी तो हैं। तो आप किसी भी मेटल को कंबाइंड स्टेट में हो, हमेशा कंपाउंड तो आप उसको कह सकते हैं। ओके। बट मिनरल्स जरूरी नहीं है कि ये कहें। और क्वेश्चन में आप वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि
हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में कभी कहीं कुछ नहीं पूछा था, मिनरल इन कंपाउंड स्टेट पूछा गया था। ये बिल्कुल नहीं पूछा था कि इट इज वेदर इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट और नॉट। सो अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि मिनरल फाउंड इन अर्थ इन कंबाइन मेटल फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन अर्थ क्रस्ट इज, तब मिनरल आपका सही आंसर हो सकता था, लेकिन फिर भी कंपाउंड भी सही होता उस वक्त भी। तो मोर जो अप्रोप्रिएट आंसर है इसका ऑप्शन सी कंपाउंड होना चाहिए। तो ये मैंने एनसीईआरटी के रेफरेंस से क्लेम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी उम्मीद रखते हैं हम। एक और क्वेश्चन था रिसोर्स लैंड यूज वाला, लैंड रिसोर्स वाला। अब देखिए रिसोर्स विच आर अवेलेबल ऑन लैंड, ये क्लास 10th ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से are called land resources. So land resources includes natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport, communication. Reference class 10th NCERT geography. Okay, अब देखिए location of land near a highway always increases the market value of land. Land in town are more valuable than land in rural areas. Okay, so fertility of land increases as the market value of the land in comparison to barren land as vegetation can grow. So इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि वहां पर ये चीज है। तो ये सारे मैंने मार्क किए हैं। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई हो। ओके, सो अभी हम थोड़ी देर में कट ऑफ का भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। अब देखिए, अगर मैं इस एग्जाम को कंपेयर करता हूँ यूजीसी नेट में, आप एनवायरमेंट साइंस का देखेंगे पेपर, तो उसी के लगभग उसी के जैसा ये एग्जाम है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 300 मार्क्स का वो पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, और ये सॉलिड वेस्ट हजार्डस और ये सारे के सारे उसमें भी होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं, और पेपर 100 मार्क्स का होता है उसमें, और 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो 150 क्वेश्चंस का वो एग्जाम होता है। तो यूजीसी नेट एनवायरमेंट साइंस में अब देखिए पढ़ने वाले बच्चे ही उसमें में भी अपीयर होते हैं जो एनवायरमेंट साइंस के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, हमेशा क्या होता है 15 से 20 हज़ार बच्चे ऑल इंडिया लेवल पर बैठते हैं। ओके, और वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड एग्जाम है। तो उसमें अनरिजर्व के लिए जो स्कॉलरशिप रहती है, कभी 35, कभी 40, कभी 55 ऐसे स्टूडेंट के आसपास, कभी 50, तो उससे तो ज़्यादा ही सीट्स थी इसमें। और देखिए लास्ट का मैंने एग्ज़ाम चेक किया था, 20 हज़ार बच्चे अपीयर हुए थे उसमें और यूजीसी नेट में, और समवेयर अराउंड यू नो 50 के आसपास सीट्स थी अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए। तो ये चीज़ आपको एक मैं बात बता दूं कि इसको आप मोस्टली इसी एग्ज़ाम से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, बाकी और कोई एग्ज़ाम मुझे इसके क्लोज लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए एनवायरमेंट साइंस में, और वो इसमें भी आए थे। तो ये चीज़ आपको समझना है, और इसीलिए मेरे हिसाब से कि कट ऑफ हमेशा इसमें भी, क्योंकि उतने ही 20 हज़ार के आसपास बच्चे अपीयर हुए हैं, कुछ बच्चे हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिंदी में पेपर नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने हिंदी में पढ़ा था। मार्केट में देखिए सोर्स तो हिंदी में अवेलेबल करा दिए गए थे। ओके, कुछ बुक्स बिक रही थी, कुछ लोग पढ़ा भी रहे थे यूट्यूब पे हिंदी में, लेकिन वो हिंदी वालों का तो सारा बेकार हो गया। रही बात फिर केमिस्ट्री वाले बच्चों ने इस तरह के पेपर पहली बार देखे होंगे। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कट ऑफ समवेयर अराउंड 60 टू 6 मतलब 62-63%, 62% के आसपास, यानी कि 125 मार्क्स आप लगा लीजिए। अगर धांधली सेटिंग नहीं हुई है तो आउट ऑफ 200 125 मार्क्स अनरिजर्व क्या होना चाहिए। ओके, तो 125 टू 130 हम रख लेते हैं मार्जिन, और वो भी तब जब सारे क्वेश्चन सही हो जाएं तब। ओके, क्योंकि यूजीसी नेट का भी पैटर्न यही है, वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस जब आंसर की रिलीज होती है तो बहुत सारे आंसर्स को बाद में 10 क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया जाता है, वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन मंगवाते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो मुझे लगता है कि 125 से 130 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि 74 सीट से अनरिजर्व मेल कैटेगरी की। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी अपना लगा सकते हैं। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लें नीचे टेलीग्राम चैनल में, बस एक हफ्ते में रिजल्ट इसका आ जाएगा, उसके बाद हम लोग 60 या 68वीं बीपीएससी में लगेंगे। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और अब हम लोग मिलते हैं आगे।